वेलकम टू लाइव मिट एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव है। रिसेंटली गवर्नमेंट 3 नए फार्म लॉज लेके आई है और गवर्नमेंट का मानना है कि इन 3 फार्म लॉज से छोटे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इंटरमीडियरीज खत्म हो जाएंगे और एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो कि कोल्ड स्टोरेज टाइप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो क्योंकि इसके सपोर्ट में ऑलरेडी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे काफी रिसर्च स्टडीज और केस स्टडीज इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने प्रोवाइड करी है, तो हम लोग पॉजिटिव्स की नहीं लेकिन फ्लिप साइड ऑफ न्यू फार्म लॉज के बारे में बात करेंगे। फ्लिप साइड से हमारा मतलब है कि इन न्यू फार्म लॉज का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें एज ए सिटीजन जानना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी तक केवल बिहार में 2006 में किया गया था, जहां पर एपीएमसी मंडीज को एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन एमएसपी का सपोर्ट जारी रखने की गारंटी दी गई। तो हमारी 2 रिसर्च स्टडीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बिहार पर ही बेस्ड है, लेकिन उन रिसर्च स्टडीज को डिस्कस करने से पहले मैं बिहार के एक छोटे किसान की आप बीती आपको सुनाना चाहूंगा। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं बीरेन ब्रधार है, जिनके पास 1 एकड़ लैंड है तुर्केली गांव अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये साल में 2 फसलें उगाते हैं। पहली पैडी मॉनसून के अंदर जो कि ज्यादातर फ्लड में खराब हो जाती है, दूसरी मक्के की सर्दियों के अंदर। आखिरी बार जब इन्होंने मक्का बेचा तो वो लोकल व्यापारी को बेचा था केवल 800 रुपए पर क्विंटल में, जबकि एमएसपी 1850 रुपए पर क्विंटल था। ये बात काफी हैरानी वाली थी रिसर्च टीम के लिए। तो जो सर्वेयर थे रिसर्च टीम में, उन्होंने पूछा कि गुलाब बाग मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मक्के की मंडी है, केवल 70 किलोमीटर दूर है आपके घर से बीरेन जी, तो वहां पर आप क्यों नहीं बेचते हैं? तो बीरेन जी का ये जवाब था। बीरेन जी ने कहा पहले तो वो काफी दूर है, तो इसमें 1 क्विंटल बेचने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, क्योंकि अब वो डीरेगुलेट हो चुकी है, वहां पर कोई सरकारी रूल्स एंड लॉज नहीं है, तो जो लोकल माफिया है वो ना तो वहां पे ग्रेन्स की ग्रेडिंग करता है, यानी सारे मक्के एक ही क्वालिटी में आके जाते हैं, ना ही उनकी सॉर्टिंग होती है और बोली भी नहीं लगने देते हैं। हमारे जैसे छोटे किसानों से अपने तय करे हुए प्राइस से ही वो लोग परचेज कर लेते हैं और हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हम उतनी दूर से उसे वापस नहीं ला सकते। बीरेन जी ने यह भी कहा, लेकिन अगर कोई बड़ा फार्मर होता है जिसके पास ज्यादा मात्रा में मक्का होता है, तो वो कुछ बार्गेन करके प्राइस बढ़वा लेता है। फिर सर्वेयर ने कहा तो आप एमएसपी पे जो गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोक्योरमेंट होती है, जिसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर पीएसीएस मींस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है एक तरीके की, वो प्रोक्योर करती है, वहां पर क्यों नहीं सेल करते हैं? तो बीरेन जी ने कहा कि इन सोसाइटीज के मेंबर ज्यादातर बड़े फार्मर्स होते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर वो ही अपनी प्रोक्योरमेंट करा लेते हैं और इन सोसाइटीज का एक पर्टिकुलर एरिया में कोटा होता है, उससे ज्यादा वो प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोटा बफर स्टॉक के हिसाब से तय किया जाता है सरकार द्वारा। अगर कभी कभार वो प्रोक्योरमेंट के एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट में सेल कर भी लेते हैं, तो वो बिना किसी एजेंट के नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उसे एजेंट को भी कमीशन देना पड़ता है, यानी वो एमएसपी का बेनिफिट छोटे फार्मर्स कभी नहीं उठा पाते हैं। इसी बात से बीरेन जी कहते हैं कि वो साल के अंदर केवल 10,000 प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, जबकि उनका छोटा भाई जो कि पंजाब और हरियाणा के खेतों में सीजनल लेबर का काम करता है, माइग्रेंट लेबर का काम करता है, वो एक हार्वेस्टिंग सीजन में 20,000 रुपए तक कमा लेता है। तो चलिए अब हम 2 रिसर्च स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली रिसर्च स्टडीज एनसीईआर ने करी 2019 में। इन्होंने पाया कि गुलाब बाग मंडी जो कि पहले रेगुलेटेड होती थी और अब अनरेगुलेटेड है, अब क्योंकि ट्रेड फ्री हो गया था, तो धीरे धीरे ये मंडी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि यहां पर टैक्स लगते थे, तो व्यापार होना यहां पर कम हो गया, और जब कम हुआ तो रेवेन्यू कम हो गया, तो स्टाफ को हायर नहीं कर सकते थे, और इसलिए धीरे धीरे ये बिजनेस यहां से सरकार ने वापसी कर ली। और बाद में ये जो मंडी थी गुलाब बाग मंडी, ये लोकल बाहुबली के हाथों में चली गई। अब लोकल बाहुबली यहां पर कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं, जहां से वो अपनी जेबें गर्म करते हैं, प्लस वो ग्रेडिंग और सॉर्टिंग नहीं होने देते हैं, ऑक्शन नहीं होने देते, यानी बीरेन जी का आरोप एकदम सही पाया गया। दूसरी फाइंडिंग ये करी एनसीईआर ने कि पूरे के पूरे बिहार में ही मार्केट्स की कमी है, इसीलिए सब जो छोटे किसान हैं अपने लोकल व्यापारी को बेच देते हैं। तीसरी फाइंडिंग ये थी
जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी, कि कंसंट्रेशन ऑफ लैंड बढ़ गया है, यानी जो लैंड है वो कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास ही चला गया है। ये हम इस डेटा के टेबल में देखेंगे। दूसरा, एनुअल इनकम जो करते थे फार्मर्स, अब वो 2006 के बजाय डिक्रीज हो चुकी है 2015-16 में। तो चलिए हम लोग ये टेबल्स और इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये टेबल आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019 के, यानी सरकारी डॉक्यूमेंट ही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एपीएमसी के रिपील होने से पहले 2005-6 का डेटा है और इस कॉलम में 15-16 का डेटा है। तो देखिए, जो लार्ज फार्मर्स थे 0% थे 6 के अंदर, और अब 15-16 में वो 0.02 हो चुके हैं, यानी वो बढ़ गए हैं। और जो बहुत छोटे फार्मर है 1 हेक्टेयर से कम वाले, वो भी बढ़ चुके हैं, 89 से 91% हो चुके हैं। लेकिन जो स्मॉल और सेमी मीडियम और मीडियम थे, इनकी मात्रा डिक्रीज हुई है। तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, जब इकोनॉमिक्स के अंदर मीडियम जो फार्मर्स होते हैं उनकी अगर होल्डिंग्स डिक्रीज हो जाती है और उनके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, तो यानी पूरी फार्मर एज ए कम्युनिटी की बार्गेनिंग कम हो जाती है, क्योंकि छोटे फार्मर कंपीट कर ही नहीं पाएंगे बड़े लैंड होल्डर्स के साथ। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल इनकम को जनरेट करता है। अब हम देखते हैं एनुअल इनकम में क्या बदलाव आया है बिहार के, जो कि आय दोगुनी होने का, उनको अच्छे दिन दिखाने का वादा किया गया था। तो यहां पर देखिए, ये बिहार, पंजाब और इंडिया का कंपैरिजन करा गया है। ये 2002 से 2012-13 की इनकम को कंपेयर करा गया है। तो एक फार्मर के काफी इनकम सोर्स होते हैं, वो वेजेस भी कमाता है, कल्टीवेशन से भी कमाता है, फार्मिंग ऑफ एनिमल से भी कमाता है, क्योंकि सारे किसानों के पास लगभग गाय भैंस होती है, तो पशुपालन से भी कमाता है, और नॉन फार्म बिजनेस भी होता है। तो हम एक टोटल फिगर का यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं। 2002 में 1810 रुपए कमाता था बिहार का फार्मर। अब ये फिगर को आप देखिए, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई इंक्लूडेड है। तो अगर कांस्टेंट प्राइस पे देखा जाए तो आज 1686 रुपए कमा रहा है। तो अगर 1810 में से 1686 को घटाया जाए और कैलकुलेट किया जाए तो 6% से गिर चुकी है उसकी आय। लेकिन यही फिगर्स अगर आप देखें पंजाब और इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो 72% फायदा हुआ है पंजाब के फार्मर को और 39% इंडिया के पूरे फार्मर्स को। और ये डेटा सरकारी है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ओपोजिशन किसानों को बहला फुसला रही है, मिसलेड कर रही है। अब हम दूसरे स्टडी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने किया गया। इन्होंने भी काफी सरप्राइजिंग फैक्ट निकाले हैं वहां से। इनकी तो सरप्राइजिंग इतनी जबरदस्त है स्टडी। उन्होंने बोला है कि गुलाब बाग मंडी के अंदर जो पैसा कलेक्ट करा जाता है बाहुबलियों द्वारा, वो पास के टेंपल में लगाया जाता है, जबकि बाकी देश में ऐसा नहीं होता है। जहां पर रेवेन्यू अर्न होता है सरकारी मंडियों से, तो वहां पे वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि यहां तो कुछ अलग ही हो रहा है, टेंपल में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये क्यों हो रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में धर्म का काफी मिसयूज करा जाता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो इससे हम ये जान पाए हैं कि एपीएमसी खत्म हो जाने से ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट में बिना किसी फीस के व्यापार कर पाएंगे, आपको तब भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी चार्ज देना पड़ेगा। तो जो मार्केट, तो जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने पाया है कि जो अच्छे दिन का वादा किया गया था और बोला गया था कि इंटरमीडियरीज की चेन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाया। इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिखाया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज बढ़ गए हैं किसान और परचेजर के बीच में। पंजाब में क्या होता है, फार्मर सीधा मंडी में जाता है और वहां पर सेल कर देता है और मंडी से फिर कोई परचेजर वहां से परचेज करता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बिहार में पहले आप लोकल व्यापारी यानी गांव के ट्रेडर को देंगे, वो अपने किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में वहां से ले जाएगा, फिर कमीशन एजेंट को ले जाके देगा या ब्रोकर को देगा, फिर मंडी ट्रेडर के पास जाएगा, फिर ब्रोकर के पास दोबारा एक ब्रोकर आएगा, और ये चेन ऑफ इंटरमीडियरीज मार्केट रिफॉर्म्स के बाद और लंबी हो गई है, जब वो जाके कहीं प्रोसेसर के पास पहुंचेगा। तो ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की स्टडी से निकल के आया है।
तो अंत में हम कंक्लूजन कर सकते हैं दोस्तों, ना तो इंटरमीडियरी खत्म हुए हैं फ्री मार्केट से, ऐसे रिफॉर्म से कि एपीएमसी एबॉलिशमेंट से कुछ फायदा हुआ हो, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आई है। तो आज आप फ्लिप साइड का डेटा जान गए हैं। विरोध जताने के साथ साथ जो आपको डेटा पेश करना चाहिए फार्मर्स को, वो डेटा इस स्टडी में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाएंगे कि फार्म लॉस सही है या गलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।